हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 9 सितंबर और यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं। और प्रीवियस वीडियो में आपको दो क्वेश्चन दिया गया था प्रैक्टिस करने के लिए, जिनका जवाब सही दिया है। पहला नाम है सीमा कुमारी जी का, दूसरा है नेहा जी का और तीसरा नाम है सुमंत जी का। ठीक है, तो जिन्होंने जवाब दिया है वो उनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है। और आज देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए अभी क्या हो रहा है ना। अब 2-3 दिन से अगर न्यूज़पेपर को आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा सार्क सार्क बहुत न्यूज़ में आ गया है। एक तो बांग्लादेश जो है ना, जो बांग्लादेश है वो इस मुद्दे को उठा रहा है कि सार्क को हम लोग को क्या करना है, फिर से जीवित करना है। फिर से हम लोग आपस में मिलकर जो क्षेत्रीय समस्या है उस पर समाधान पे बात करना है। ठीक है, और बांग्लादेश के जो अभी अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस, उनके बारे में पता ही आपको, नोबेल प्राइज मिल चुका है। और उन्होंने माइक्रो फाइनेंस और गरीबी उन्मूलन के लिए अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुना है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंस, ये इन्हीं का देन है। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने ही शुरू किया था, मोहम्मद यूनुस। तो पढ़े लिखे व्यक्ति है, बहुत जानकार है वो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम सार्क को फिर से एक्टिव करेंगे और जो भी मेंबर हैं सार्क में उनको आपस में समन्वय को बातचीत के माध्यम से जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो पूछेगा आपको पीटी में पहले याद रखिएगा। पहले आते हैं पाकिस्तान पे, क्योंकि यूपीएससी ने मुझे लगता है 2022 में अफगानिस्तान को लेकर पूछ लिया था कि अफगानिस्तान जो है ना किन किन देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है। तो तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया ना तीन। इधर आपका पाकिस्तान, फिर ईरान और आपका भारत भी है और चाइना भी है। ओके, भारत और चाइना दोनों है। लेकिन अब पाकिस्तान को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि पाकिस्तान किन किन देश के साथ सीमा साझा करता है। ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ और भारत के साथ। ये चार देश आप याद रखिए, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और भारत। ठीक है, और ये न्यूज़ में रहा है क्योंकि ये आप क्षेत्र देख रहे हो ना, ईरान हो गया, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसको पता है क्या बोलते हैं? गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट का मतलब यहाँ पर अफीम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे नशा का कारोबार बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि अफगानिस्तान का जो शासक है अभी, जो तालिबान वहाँ पे रूल कर रहा है, वो अफगानिस्तान जो वहाँ पे अफीम के प्रोडक्शन को, मतलब जो खेती को तहस नहस कर रहा है, क्योंकि वो उसको पता है कि हम नशे से अपने देश को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ता है। अफीम का जो तस्करी वगैरह होता है तो भारत में भी इंटर हो जाता है तस्करी लोग। ठीक है, ठीक है, उड़ता पंजाब आप देख ही रहे थे, ये सब जो कहानी। ओके, पहला क्वेश्चन ये हो गया मैप के माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन याद रखिए सार्क को लेकर। ये एक क्षेत्रीय संगठन है और आपसी समन्वय और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसको जो है समाधान करने के लिए आपस में एक संगठन बनाया गया है। कब बनाया गया था? 1985 में। कब? 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है याद रखिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है? बांग्लादेश में। ये कहाँ है? बांग्लादेश में। तो फैक्ट हो गया। ये सब जितनी फैक्ट मैं बात कर रहा हूँ ना, सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ओके, तो इन्होंने कहा, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी होगा जब वो आतंकवाद को छोड़ेगा। जब तक वो आतंकवाद को नहीं छोड़ेगा हम बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, पहला ये, क्योंकि उनको पता है अ, भारत भी चाहता है कि अपने पड़ोसियों के साथ जो संबंध है ना, जो रिश्ते हैं पड़ोसी के साथ, वो अच्छे रहे, मजबूत रहे। लेकिन अगर सामने वाला अगर हाथ नहीं बढ़ाएगा हमारे लिए तो फिर हम हाथ नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता ही है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि जो मित्र होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। कल आपके मित्र चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो नेबर है, आपका जो पड़ोसी है, आपके जो बगल में जो घर में रह रहा है ना, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो जस का तस वहीं पर रहने वाला। तो इसलिए है कि वहाँ पे जो रिश्ते हैं उसको सौहार्द बनाना चाहिए। भारत भी प्रयास करता है, लेकिन पाकिस्तान जो है आतंकवाद के चलते ये पूरा बदनाम है दुनिया भर में। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अभी उत्तराखंड के बागेश्वर में खनन को लेकर जो है एनजीटी ने क्या कर दिया है, तलब किया है, सख्त टिप्पणी किया है। एनजीटी को लेकर आइए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना है? 2010 में। तो क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में प्रमुख कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। याद रखिएगा, न्यायमूर्ति। वनडे एग्जाम में बहुत पूछता है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में पूछ लेगा आपसे, पीसीएस में भी पूछता है, न्यायमूर्ति श्रीवास्तव। तो देखिए, यूपी पीसीएस में या यूपीएससी में कैसे पूछेगा? डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि एनजीटी का हेड कौन है, 4-5 संस्था का नाम दे देगा।
ठीक है, जैसे विधि आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, फिर आपका एनजीटी हो गया, आचार्यों के प्रमुख का नाम देते केवल का मैचिंग कर दिए। एक ही क्वेश्चन में 5-6 फैक्ट पूछता है पीसीएस, ठीक है, यही फर्क है। और वनडे एग्जाम में एक फैक्ट एक क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो यहाँ पे 2010 में बना था, न्यायमूर्ति श्रीवास्तव इसके हेड हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल नहीं, इसको एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट मूव करें। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमें बात किया जा रहा है। हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020 में आता है, ये फैक्ट याद रखेंगे। कस्तूरी रंगन, ये कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बना था, ये भी याद रखेंगे। जैसे कि हम लोग एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हैं कि हमारा जो नालंदा, तक्षशिला है ना, जो प्राचीन जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे विदेशों से पढ़ने आते थे भारत में, भारत को ज्ञान का हब कहा जाता था। तो उसी गौरव को, उसी जो हमारा इतिहास को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार प्रयासरत है। और हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। ओके, अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड 6 जो ग्रेड 6 होता है, ग्रेड 6 से ही जो है यहाँ पे कॉमर्शियल एजुकेशन पे बात की गई है, कैसे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, कैसे बच्चों को स्किल देना है। तो हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, अभी पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। आप याद रखेंगे, स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल में ही लिखा हुआ है कि नई राष्ट्रीय नीति को अभी तक नहीं अपनाने वाले राज्य, मतलब अभी तक पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। क्लियर है? तो स्टेटमेंट बना के अगर पूछेगा क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत में पूरा लागू हो चुका है, पूरे राज्य लागू कर दिए, तो ऐसा नहीं है। कुछ राज्य जो है अभी भी इसको लागू नहीं किए, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ोगे डिटेल में तो ये जानने को मिलेगा कि हमें क्या बनना है, 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है। तो इसके लिए कुछ करना होगा ना, इसके लिए हमें एफर्ट लगाना होगा ना। बस कहने मात्र से तो हम डेवलप कंट्री नहीं हो जाएंगे। ये होगा, उस पर बात करेंगे। अभी था कि 2027 तक हम लोग ना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन जाएंगे 2027 तक, ये फैक्ट याद रखिएगा। अभी हम लोग मिडिल इनकम वाले कंट्री है, मिडिल इनकम वाले कंट्री है, तो हमको जो है इससे निजात पाना होगा। आइए देखते हैं हमें क्या करना होगा। हमें क्या करना होगा, अगर आप देखोगे 2024-25 का जो बजट है ना, उसमें 9 प्राइमरी सेक्टर को डिफाइन किया गया है कि हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, तो इस बजट में कृषि उत्पादकता मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे बात किया गया है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट पे बात किया गया है, स्किल पे बात किया गया है, ह्यूमन रिसोर्स पे बात किया गया है, सोशल जस्टिस के बारे में बात किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग पे बात किया गया है, और अर्बन डेवलपमेंट पे बात किया गया है, एनर्जी सिक्योरिटी पे बात किया गया है। ओके, और यहाँ पे फिर आधारभूत ढांचा, वित्त क्षेत्र जैसे तमाम क्षेत्रों पे बात की गई है। ओके, फिर इस आर्टिकल में आपको रेवेन्यू डिफिसिट देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट और क्या हो गया, फिजिकल डेफिसिट। आइए दोनों को मतलब समझते हैं, क्योंकि डेफिनेशन पूछता है। सरकार का इनकम है, इनकम जैसे कि सरकार कैपिटल जो है रिसिप्ट लेती है, रेवेन्यू रिसिप्ट लेती है। मतलब सरकार को इनकम जो है दो तरह से होता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई कंपनी को बेच दिया, विनिवेश किया, तो उससे हमें पैसा प्राप्त हुआ ना, डिसइन्वेस्टमेंट करते तो हमें पैसा प्राप्त हुआ ना, वो कैपिटल गेन हो गया, ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया। लेकिन जैसे कि हमें ब्याज मिल रहा है, ठीक है, वो सब रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। किसी को हम लोन दिए, उसके बदले में ब्याज मिल रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट आता है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट का जो घाटा होता है ना, जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट लिए हम और हम रेवेन्यू एक्सपेंस भी तो करेंगे ना, तो अगर हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो गया इनकम से, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, मान लीजिए सरकार का इनकम है 100 रुपया और खर्च हो रहा है 150 रुपया, तो 50 रुपया आपको उधार लेना होगा कहीं ना कहीं मार्केट से, ठीक है, या प्राइवेट से लो या कहीं से भी लो, उधार तो लेना पड़ेगा ना। 50 रुपया लीजिएगा उधारी, तो उसके बदले में ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना। तो ब्याज और जो प्रिंसिपल दोनों ऐड करते हैं बजट डेफिसिट में, तो उसी को बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं कि हमें जो है क्या करने की जरूरत है। अगर 2047 तक हमें डेवलप कंट्री बनना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रत्येक नागरिक को सुविधा देना होगा, सुविधा पे बात करना होगा, फैसिलिटी देना होगा। हमें बैंकिंग सुविधाओं पे काम करना होगा। दूर दराज में 24 घंटे हमको बिजली चाहिए, ऐसा नहीं है कि 5 घंटा दे रहे हैं कट रहा लाइट, ऐसा नहीं होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए। फिर हमें जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए पीने के लिए, और हमें हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको बढ़ाना होगा। हमारी जो स्वास्थ्य से जो मेडिकल फैसिलिटी है उस पर गुणवत्तापूर्ण सेवा देना होगा।
फिर टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा हमें, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा हमें। ये तमाम क्षेत्रों पे हमें काम करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना होगा, इन्वेस्टमेंट पे काम करना होगा, ठीक है? ग्रामीण जो हमारा इकोनॉमी है उस पे काम करना होगा। नेक्स्ट मूव करें। तो ये देखिए सार्क को लेकर आपको बताया था ना, सार्क 1985 में ये संस्था बना है। कौन-कौन सा मेंबर है देख लीजिए। मैं इम्पोर्टेंट है, एक तो इंडिया है अपना, भारत है, फिर उसके बाद बांग्लादेश है, फिर भूटान है, फिर नेपाल है, म्यांमार भी है शायद इसमें, ठीक है? नहीं, अफ़गानिस्तान हो गया, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका। देखिए, अभी चाइना जो है ना, इन तमाम राष्ट्रों से जो भारत का पड़ोसी है ना, वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है और भारत के खिलाफ जो है ना जो विरोध नीति को अपनाने पे पुरज़ोर कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना ना इन लोगों को बोलता है कि हम सस्ते में लोन देंगे आपको, आपके यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, आपको फंड देंगे, ये देंगे, फलाना-ढिकना सब देंगे। आप बस भारत के पक्ष में ना आके आप हमारे पक्ष में काम करें। क्लियर है? चलिए, ये हो गया। हाँ, सार्क का इम्पोर्टेंस क्या है? क्या इसका भूमिका है? तो जो क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं ना, जो परिस्थिति उभर के आ रहे हैं क्षेत्रीय, रीजनल, उसको जो है संवाद के माध्यम से समस्याओं पे विचार विमर्श करके हमें सुलह करना है। नेक्स्ट आइए, सुगम्य भारत न्यूज़ में आ गया है, पूछेगा कि सुगम्य भारत जो है ना, ये योजना क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो ये एक मोबाइल ऐप है सुगम्य भारत, जिसको 2021 में शुरू किया गया था। 2021 में मोबाइल ऐप है ये सुगम्य भारत। और ये बुजुर्ग और दिव्यांगजन और जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनको क्या करता है? सहायता उपलब्ध कराता है, ठीक है? उनको कैसे जो है बेहतर क्वालिटी जो है यहाँ पे अधिकार मिले या सुविधाएं मिले, उस पर काम करता है सुगम्य भारत। तो किससे जुड़ा हुआ है? बुजुर्ग और दिव्यांगजन से। अब आइए, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल न्यूज़ में आ गया है। अभी हमारे विदेश मंत्री जो है वहाँ पे विजिट करने गए हैं। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, देखिए कब बना था ये संस्था? 1981 में। पहला फैक्ट, हेडक्वार्टर कहाँ है? कतर। तो जो रियाद है ना, वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है। 6 मेंबर हैं कौन-कौन? तो बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई, ठीक है? ये 6 कंट्री है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। इनका लक्ष्य क्या है? कि आपस में इन्वेस्टमेंट को लेकर, ऊर्जा को लेकर, व्यापार को लेकर, कल्चरल को लेकर, लोगों के बीच संवाद को लेकर यहाँ पे आपसी संबंध को क्या करना है? मजबूत करना है। और भारत अभी यहीं पे गए हुए हैं, भारत के जो प्रतिनिधि हैं, फॉरेन मिनिस्टर, ओके? समझ पा रहे हैं? और ये पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा हमारा प्रयास। तो हम 3 गिनेंगे, आप लोग लाइक कर दीजिएगा। 1, 2, 3। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा हमारे वीडियो को। नेक्स्ट मूव करें हम लोग, एफपीआई। देखिए पहले एफडीआई और एफपीआई, ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना पूछता है एग्जाम में। ये मैं खुद से क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लें। यूपीपीसीएस का देख लें, बीपीएससी का देख लें, एमपीपीसीएस का, उत्तराखंड का, राजस्थान पीसीएस का, तमाम जितने भी राज्य हैं ना, 28 राज्य, सारे क्वेश्चन उठा के देख लें, आपको एफडीआई एफपीआई देखने को मिल जाएगा। देखिए, एफडीआई और एफपीआई जो है ना, भारत में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। तो एफडीआई और एफपीआई में फ़र्क क्या होता है? ये जो है ना, एफपीआई वोलेटाइल नेचर का होता है, कब निकाल के ले जाएगा इन्वेस्टर पता नहीं। लेकिन एफडीआई क्या होता है? परमानेंट नेचर का होता है, लॉन्ग लास्टिक होता है, ओके? और एफडीआई जो है ना, अपने साथ तो पैसा तो लाता ही नहीं लाता है, टेक्नोलॉजी भी लाता है। और किसी भी देश में जो है अर्थव्यवस्था में, ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना ही एफडीआई कहलाता है। और एफडीआई में क्या होता है? आप शेयर के मार्केट से, शेयर में, बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको एफडीआई बोलते हैं। और ये बहुत वोलेटाइल नेचर का होता है। अगर इसको किसी देश में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है ना, इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो तुरंत ये निकाल के पैसा इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है? तो पार्टिसिपेटरी नोट भी याद रखिए, पी नोट्स जो है आपके एफपीआई से जुड़ा हुआ है, ओके? एक आपको ये बता दें महत्वपूर्ण फैक्ट, जो हमारा एक का जो नोट होता है ना, 1 रुपया का, उस पे जो साइन होता है वो होता है वित्त मंत्रालय के जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं उसका होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल में, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, हमारा सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को डबल इनकम, किसानों को क्या करना? डबल इनकम करना। तो उसके लिए कुछ करना भी तो होगा ना। सरकार क्या कर रही है? विविधीकरण पे, फसल का जो करण है ना, विविधीकरण पे जोर दे रही है। साथ ही नेचुरल खेती पे बात हो रहा है, साथ ही ऑर्गेनिक खेती पे बात हो रहा है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे बात हो रहा है, अवेयरनेस पे बात हो रहा है, ठीक है? फंड मुहैया कराने पे बात चल रहा है,
लोन इजीली मिले उस पर बात चल रहा है। कैसे अवेयरनेस फैलाएं, जो नीतियां हैं उसको कैसे लागू करें, इम्प्लीमेंट करें, उस पर बातचीत चल रहा है ताकि हमारे किसानों का जो है इनकम डबल हो सके। नेक्स्ट आते हैं, अभी एक सर्वे हुआ, आपने NCAP 2021 का नाम सुना होगा, नेशनल क्लीन एयर, ये प्रोग्राम है 2021 में लॉन्च किया गया था। अभी 131 शहरों का सर्वे हुआ जिसमें 95 शहरों में जो है गुणवत्ता जो सुधार देखा गया। सबसे स्वच्छ जो शहर है हवा है वो है सूरत, इसको याद रखेंगे आप। पिछला वीडियो में 2 क्वेश्चन दिया गया था तो जिसमें से 2 जवाब दिए हैं आपका नेहा जी ने दिया है, सीमा जी ने दिया है और सुमंत जी ने दिया है। 2 क्वेश्चन आज भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। कुल मिलाकर जो जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, उसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर तीनों का योगदान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है आपको कमेंट में बताना है एक्सप्लेनेशन के साथ। अब आते हैं न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जो 1990 में हुआ था, उसके फादर किसे कहा जाता है। भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो इंदिरा गांधी को, पीवी नरसिम्हा राव को, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो यहाँ पे आपको देना है जवाब, कौन सा सही जवाब होगा। एक और क्वेश्चन है कि जो ग्लोबलाइजेशन होता है, वैश्वीकरण में कौन सा जो मद है शामिल नहीं होता। तो आयात शुल्क शामिल है, बिल्कुल। आयात लाइसेंसिंग शामिल है, ये बिल्कुल। FDI का निवेश उन्मुक्त प्रवाह, ये भी शामिल है, बिल्कुल। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का इक्विटी विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, या विनिवेश बोलते हैं, ये शामिल नहीं होता है। तो ये तमाम फैक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको हमारा प्रयास या एफर्ट अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।